ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में है कि भारतीय आरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत नया आयाम है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करना है। इसके सभी प्रमुख पहलुओं को हम संक्षिप्त में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम संवैधानिक आधार देखें तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लागू किया गया। इसके तहत क्या है कि अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए। यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला पहला संवैधानिक प्रावधान है। यह SC ST और OBC से अलग सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। ठीक है, आरक्षण का स्वरूप देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों दोनों में लागू है। यह आरक्षण मौजूदा 50% सीमा से अलग है। ठीक है, अब पात्रता देख लेते हैं। तो पात्रता इसकी है कि वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए, आवासीय संपत्ति के आकार पर भी सीमा निर्धारित है। SC ST OBC वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं होते हैं। इसका उद्देश्य देखें तो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन सामाजिक रूप से अनारक्षित वर्गों को अवसर देना, आरक्षण प्रणाली में आर्थिक न्याय को शामिल करना, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना। अब न्यायिक दृष्टिकोण देख ले। जनहित अभियान बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक वैधता दी। कोर्ट ने कहा कि 50% सीमा एक कठोर सीमा नहीं है। SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस से बाहर रखना भेदभाव नहीं माना गया। आलोचना और विवाद देखें तो पहली आलोचना की जाती है कि 8 लाख की आय सीमा को बहुत अधिक माना गया है। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सिद्धांत पर बहस है, क्योंकि पारंपरिक आधार सामाजिक पिछड़ापन था। यह तर्क दिया जाता है कि इससे आरक्षण की मूल अवधारणा यानी कि सोशल जस्टिस कमजोर हो सकती है। सकारात्मक पक्ष देखें तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को पहली बार आरक्षण का लाभ मिला। यह नीति सामाजिक असंतोष को कम करने में सहायक हो सकती है और अवसर की समानता को व्यापक बनाती है। निष्कर्ष देखें तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण भारतीय आरक्षण नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को भी महत्व देता है। हालांकि इसके क्रियान्वयन, सीमा निर्धारण और दार्शनिक आधार पर भी बहस जारी है, फिर भी यह नीति एक अधिक समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। ठीक है, तो हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में विस्तारपूर्वक देखा। अब देख लेते हैं कि आरक्षण के विकल्प। ठीक है, आरक्षण के कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, तो इसे देखें। देखिए, आरक्षण सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन है, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे विकल्प भी सुझाए जाते हैं जो समान अवसर यानी कि इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार देखें। संरचनात्मक विकल्प देखें तो पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी सभी को बेहतर स्कूल और उच्च शिक्षा की समान सुविधा। सरकारी स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, आधारभूत शिक्षा मजबूत होगी तो प्रतिस्पर्धा स्वतः बढ़ेगी। तीसरा देखिए तो स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को रोजगार परक कौशल देना। चौथा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य से उत्पादकता और अवसर बढ़ते हैं। पांचवा देखिए तो डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच, डिजिटल विभाजन कम करना। अब आर्थिक सशक्तिकरण में देखें तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लक्षित सब्सिडी, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण में सहायता, स्वरोजगार और स्टार्टअप प्रोत्साहन, गरीबी उन्मूलन योजनाएं जैसे मनरेगा वगैरह ये, और आय आधारित सहायता, इनकम सपोर्ट। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो सामाजिक और संस्थागत सुधार किए जा सकते हैं। भेदभाव विरोधी कानूनों को कड़ाई से पालन करना, समान अवसर आयोग। ठीक है, इसके बाद सामाजिक जागरूकता और समावेशी सोच को बढ़ावा देना, क्रीमी लेयर का विस्तार करना, लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचे। इसके बाद क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। प्रशासनिक और नीतिगत सुधार देखें तो मेरिट प्लस सपोर्ट मॉडल, चयन के बाद विशेष प्रशिक्षण कोचिंग देना। इसके बाद ब्रिज कोर्स, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता। स्थानीय स्तर पर लक्षित नीतियाँ, एक समान नीति के बजाय क्षेत्र विशेष समाधान, पारदर्शी और डेटा आधारित नीति निर्माण, आरक्षण का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन। अब संतुलित दृष्टिकोण देखें तो आरक्षण का पूर्ण विकल्प तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि यह ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय को संबोधित करता है। उपरोक्त उपाय पूरक हो सकते हैं जो आरक्षण के साथ मिलकर अधिक प्रभावी परिणाम दे सकते हैं। निष्कर्ष में हम देखें तो आरक्षण के विकल्प मुख्यतः समान अवसर पैदा करने और क्षमताओं के विकसित करने पर केंद्रित है। दीर्घकाल में यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में समानता सुनिश्चित हो जाए तो आरक्षण की आवश्यकता स्वतः कम हो सकती है। तब तक इस विकल्प को आरक्षण के साथ मिलाकर लागू करना ही सबसे व्यावहारिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण है। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अभी करंट अफेयर्स में द बर्निंग टॉपिक है ये वाला, कि अनुसूचित जाति और जनजाति का उपवर्गीकरण। ठीक है, भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वर्तमान में सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय ने इस विषय की दिशा पूरी तरह से बदल दी। आइए हम लोग इसे देखते हैं।
वर्तमान संदर्भ देखें तो अगस्त 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। निर्णय में कहा गया कि न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण कर सकती है। इसका उद्देश्य इन श्रेणियों के भीतर मौजूद सभी वंचित और पिछड़े समूहों को आरक्षण का अलग या प्राथमिकता आधारित कोटा प्रदान करना है। पुराना फैसला पलटा। इस फैसले पर 2004 के EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में दिए गए 5 जजों की पीठ ने उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया कि SC/ST एक समरूप यानी कि होमोजीनियस क्लास है और राज्यों द्वारा इसका उपवर्गीकरण असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रमुख बिंदु को देखें तो SC/ST समरूप वर्ग नहीं। न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर भी असमानताएं हैं। कुछ जातियां ऐतिहासिक रूप से अन्य की तुलना में अधिक शोषित रही है, इसलिए वे एक समान समूह नहीं है। ठीक है। दूसरा देखें तो अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं। संविधान का अनुच्छेद 341(2) केवल संसद को राष्ट्रपति की SC सूची में बदलाव करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों द्वारा उपवर्गीकरण करना राष्ट्रपति की सूची में बदलाव करना नहीं है, बल्कि यह सूची में शामिल जातियों के बीच आरक्षण के लाभों का न्याय संगत वितरण है। अनुभवजन्य डेटा अनिवार्य। राज्य सरकार केवल राजनीतिक इच्छा या मनमर्जी से उपवर्गीकरण नहीं कर सकती। इसके लिए उसके पास ठोस अनुभवजन्य डेटा होने चाहिए जो यह साबित करे कि उस विशिष्ट उपवर्ग का सरकारी नौकरियों या शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बाद एक क्रीमी लेयर। पीठ के कई न्यायाधीशों ने यह भी सुझाव दिया कि OBC की तरह SC और ST के लिए भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि यह इस मामले का मुख्य विषय नहीं था। अब देखिए उपवर्गीकरण के पक्ष में तर्क देखें तो इससे वास्तविक समानता मिलेगी। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार समान लोगों के बीच समानता की बात करता है। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना वास्तविक समानता के खिलाफ है। दूसरा देखें तो लाभों का असमान वितरण। पिछले कई दशकों से आरक्षण के बावजूद देखें तो यह देखा गया कि SC/ST सूची में शामिल कुछ अपेक्षाकृत सशक्त और प्रभावशाली जातियों ने आरक्षण का अधिकांश लाभ उठाया, जबकि अत्यंत पिछड़ी जातियाँ जैसे वाल्मीकि, मदिगा आदि आज भी हाशिए पर है। उसके बाद है अंत्योदय का लक्ष्य। उपवर्गीकरण के कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक न्याय और सरकारी पहुंच सकेगी, योजनाएं पहुंच सकेगी। अब ये तो पक्ष में तर्क है। विपक्ष में तर्क देखें, ठीक है, तो राजनीतिक तुष्टीकरण। इसका सबसे बड़ा डर यह है कि राज्य सरकारें चुनाव जीतने और विशिष्ट जातियों को लुभाने के लिए बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर कोटे के भीतर कोटा बना सकती है। फिर देखें तो जातीय जनगणना और डेटा का अभाव। ठीक है। सटीक उपवर्गीकरण के लिए अद्यतन और सटीक जातीय जनगणना तथा उसके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के डेटा की आवश्यकता है, जिसका वर्तमान में कई राज्यों में अभाव है। फिर देखिए दलित आंदोलन का विघटन, दलित आंदोलन का विखंडन। ठीक है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे SC/ST समुदाय के भीतर ही आपसी प्रतिस्पर्धा और कटुता बढ़ेगी, जिससे उसका राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। ठीक है। बिहार और अन्य राज्यों में इसकी प्रासंगिकता देखें। बिहार जैसे राज्यों में सामाजिक न्याय की नीतियां हमेशा से केंद्र में रही है। उदाहरण के लिए बिहार में पहले से ही दलितों के भीतर सबसे वंचित वर्गों की पहचान करने के लिए महादलित जैसी अवधारणाएं अपनाई गई है, ताकि उनके उत्थान के लिए विशिष्ट योजनाएं जैसे विकास मित्र, विशेष आवास योजनाएं चलाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट का यह नया फैसला अब राज्यों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी कानूनी रूप से ऐसे वर्गीकरण को लागू करने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख, हरियाणा और तमिलनाडु अरुंधतियार जैसे राज्य पहले से ही इसके पक्षधर रहे हैं। निष्कर्षतः देखें तो उप वर्गीकरण सामाजिक न्याय को और अधिक सूक्ष्म और लक्षित बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य इन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी और ठोस डेटा के आधार पर लागू करें, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए। ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं और एक अलग टॉपिक है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण। ठीक है। रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में, ठीक है, एक और अत्यंत जटिल और बहस का विषय है। जैसे जैसे सरकारी नौकरियों सार्वजनिक क्षेत्र में कम हो रही है और अर्थव्यवस्था का निजीकरण बढ़ रहा है, यह मांग जोर पकड़ रही है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किए जाने चाहिए। ठीक है। इस विषय पर दो महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा जा सकता है, तो जाति आधारित आरक्षण और स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण। चलिए देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति और कानून देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। वर्तमान में भारत के संविधान या किसी केंद्रीय कानून के तहत निजी कंपनियों में जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) केवल राज्य के अधीन नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है। दूसरा देखें तो स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण। हाल के वर्षों में हरियाणा, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने निजी क्षेत्र में नौकरियों, विशेषकर एक निश्चित वेतन सीमा
तक में स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाला कानून पारित किया है। कानूनी बाधाएं देखें तो इस राज्य स्तरीय कानूनों को न्यायालयों में कड़ी चुनौती मिली है। नवंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के 75% स्थानीय आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। ठीक है। अब निजी क्षेत्र के आरक्षण के पक्ष में तर्क देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र का सिकुड़ना, 1991 के आर्थिक सुधारों, एलपीजी के बाद से सरकारी नौकरियों में भारी कमी आई है। यदि रोजगार के अधिकांश अवसर निजी क्षेत्र में है तो वंचित वर्गों के उत्थान के लिए वहाँ भी आरक्षण होने चाहिए। दूसरा देखें संसाधनों का उपयोग। निजी कंपनियां अपना व्यवसाय चलाने के लिए सरकार से सस्ती जमीन, करों में छूट, सब्सिडी और बैंक ऋण प्राप्त करती है, इसलिए समाज के प्रति उनकी भी जवाबदेही बनती है। तीसरा देखें तो विविधता का अभाव। कई अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय कॉरपोरेट जगत के शीर्ष पदों पर और समग्र रूप से निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC उनकी समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है उनकी आबादी के अनुपात में बहुत ही कम है। तो ये तो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अब निजी क्षेत्र में आरक्षण के विपक्ष में तर्क देखें तो योग्यता और प्रतिस्पर्धा। ठीक है। निजी क्षेत्र में पूरी तरह से लाभ, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर काम करता है। आलोचकों का तर्क है कि अनिवार्य कोटा लागू करने से कंपनियों की दक्षता और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा देखें तो निवेश पर असर। इस तरह से सख्त श्रम कानून विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकता है। कंपनी अपने व्यवसाय को उन राज्यों या देशों में स्थानांतरित कर सकता है जहां ऐसे प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गिरावट। तीसरा देखें तो संवैधानिक और मौलिक अधिकार। निजी कंपनियों पर आरक्षण थोपना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत नागरिकों के कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है। वैकल्पिक दृष्टिकोण देखें तो स्वैच्छिक सकारात्मक कार्यवाही। कानूनी रूप से आरक्षण थोपने के बजाय उद्योग संगठनों और सरकार के बीच एक सहमति बनी है जिसे स्वैच्छिक सकारात्मक कार्यवाही कहा जाता है। इस तरह कंपनियां स्वेच्छा से वंचित समुदाय के युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करती है। फिर देखें तो अपने आपूर्ति श्रृंखला में दलित और आदिवासी उद्यमियों को प्राथमिकता देती है। बिना किसी कानूनी बाध्यता के विविधता को बढ़ावा देने की नीतियाँ अपनाती है। निष्कर्ष देखें तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन खोजने की चुनौती है। जहां एक ओर वंचित और रोजगार के समान अवसर देना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि जातिगत जनगणना और नीतियाँ। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना 2023 ने सामाजिक न्याय की बहस और आरक्षण नीति की दिशा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। जनगणना ने राज्य की वास्तविक सामाजिक संरचना को उजागर किया। पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों की उच्च जनसंख्या हिस्सेदारी सामने आई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि लाभों का वितरण जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। सरकार को डेटा आधारित नीति निर्माण का आधार मिला। सामाजिक न्याय की बहस अनुमान से तथ्य पर आधारित हुई। ठीक है। आरक्षण नीति पर प्रहार देखें तो बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा लगभग 65% तक। यह कदम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को दर्शाता है। ठीक है। आरक्षण की मौजूदा 50% सीमा को चुनौती देने का आधार मिला। आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को सटीक आंकड़े नीति निर्धारण में उपयोग हो रहे हैं। ठीक है। EBC के लिए विशेष योजनाओं पर जोड़ बढ़ा। सामाजिक न्याय नीतियों पर प्रभाव। इसे देखें तो लक्षित कल्याण योजनाओं का विस्तार हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में विशेष पैकेज बनाने की दिशा में पहल हुई। महिला, दलित और अल्पसंख्यक समूहों के लिए अलग अलग रणनीतियाँ विकसित की जा रही है। सबका साथ सबका विकास को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास हुआ। राजनीतिक और संघीय आयाम देखें तो जातिगत जनगणना ने राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस को तेज किया। अन्य राज्यों में भी ऐसी जनगणना की मांग बढ़ी। केंद्र राज्य संबंधों में यह एक नया संघीय मुद्दा बन गया। यह सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की बहस को फिर से केंद्र में लाया है। चुनौतियां और विवाद देखें तो 50% आरक्षण सीमा, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला है, इसके कारण कानूनी बाधाएं सामने आई। जातिगत पहचान को बढ़ावा देने और सामाजिक विभाजन के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की गई। निष्कर्ष में देखें कि बिहार की जातिगत जनगणना ने सामाजिक न्याय की नीतियों को अधिक यथार्थवादी, डेटा आधारित और लक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि आरक्षण की सीमा, सामाजिक समरसता और संवैधानिक वैधता जैसे मुद्दों पर संतुलन बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय संविधान में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि आरक्षण और सामाजिक न्याय जो संबंधित जो अध्याय था उससे कुछ प्रमुख बातें हैं, उसको हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक दल और गठबंधन की राजनीति, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो पहला है टॉपिक कि प्रधानमंत्री की सत्ता, इस पर आधारित प्रश्न है। इसे देखें। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख और मंत्रिपरिषद का प्रथम व्यक्ति माना गया है।
सैद्धांतिक रूप से संविधान ने प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियाँ दी है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग काफ़ी हद तक लोकसभा में उनके राजनीतिक समर्थन और दलीय स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब ये देखें कि भारतीय संविधान में, हाँ, तो भारत में एक दलीय प्रभुत्व से लेकर गठबंधन की राजनीति और फिर वापस पूर्ण बहुमत तक के सफ़र ने प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियाँ और निर्णय लेने की क्षमता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इस विकास क्रम को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या था, पहले एक दलीय प्रभुत्व का युग था, मजबूत प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1947 से लेकर 1989 तक का जो समय था, यह वो दौर था जब संसद में एक ही पार्टी, मुख्यतः कांग्रेस का स्पष्ट और पूर्ण बहुमत होता था। निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के पास लोकसभा में विशाल बहुमत था। इससे उन्हें मजबूत और ऐतिहासिक निर्णय लेने में स्वतंत्रता मिली, चाहे वह आर्थिक नीतियाँ हो, युद्ध के फैसले हो या संवैधानिक संशोधन हो। दूसरा देखें तो केंद्रीकृत सत्ता। इस दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय अत्यंत शक्तिशाली हो गया। सत्ता के केंद्र कैबिनेट के बजाय सीधे प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित होने लगा। ठीक है, फिर देखिए तो कैबिनेट पर पूर्ण नियंत्रण। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को चुनने और हटाने में पूरी तरह से स्वतंत्र थे। दल के भीतर और सरकार में उनकी स्थिति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। तो ये प्रारंभिक दौर था 89 तक। इसके बाद देखिए गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ। फिर उसके बाद है समन्वयक प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों ने देखा। तो 1989 से लेकर 2014 के बीच, 1989 के बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद हो गया और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यह दौर बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का था। इसमें क्या है कि सर्वसम्मति पर निर्भरता। प्रधानमंत्री अब एक निर्विवाद नेता के बजाय समन्वयक बन गए। निर्णय लेने से पहले गठबंधन के सहयोगियों से सलाह मशवरा करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव देखें तो कई बार कड़े या आवश्यक आर्थिक सुधारों को लागू करना मुश्किल हो गया, क्योंकि सहयोगी दल समर्थन वापस लेने की धमकी देते थे। इसे अक्सर पॉलिसी पैरालिसिस यानी कि नीतिगत पंगुता या राजनीतिक मजबूरी के रूप में देखा गया। मंत्रालयों का बंटवारा। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कैबिनेट नहीं चुन सकते थे। महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रेल, नागरिक उड्डयन सहयोगी दलों को देने पड़ते थे, जिससे सरकार के भीतर सुपर कैबिनेट या स्वतंत्र रूप से काम करने वाले मंत्रियों की स्थिति पैदा हुई। सकारात्मक पक्ष देखें तो इस दौर में भारत में संघीय ढांचे को मजबूत किया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिली और नीतियाँ अधिक समावेशी बनी। फिर देखिए तीसरा दौर, गठबंधन के युग में पूर्ण बहुमत की वापसी 2014 से लेकर वर्तमान तक। 2014 और 2019 के चुनाव में एक लंबे अंतराल के बाद एक दल यानी कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। हालांकि सरकारें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के बैनर तले ही बनी रही। 2024 में भी यह स्थिति गठबंधन के रूप में जारी रही, जहां सत्तारूढ़ दल बहुमत के करीब है और सहयोगी पर निर्भर है। ठीक है, निर्णय लेने में फिर से तेजी। एक मजबूत दल के नेतृत्व वाले गठबंधन ने प्रधानमंत्री को फिर से कड़े और बड़े फैसले लेने की राजनीतिक शक्ति दी, जैसे नोटबंदी, जीएसटी या अनुच्छेद 370। फिर देखिए तो पीएमओ को दोबारा सशक्तिकरण, नीतियों का निर्धारण और निगरानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर अधिक केंद्रित हो गई। विदेश नीति और कूटनीति, घरेलू स्तर पर राजनीतिक स्थिरता ने प्रधानमंत्री को वैश्विक मंचों पर अधिक आक्रामकता और आत्मविश्वास के साथ भारत का पक्ष रखने की क्षमता प्रदान की है। तो निष्कर्ष के तौर पर देखें तो संविधान ने प्रधानमंत्री की शक्तियों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने उनके काम करने के तरीके को बदल दिया है। एक दलीय बहुमत वाले प्रधानमंत्री जहां निर्णायक और स्वतंत्र होते थे, वहीं गठबंधन वाले प्रधानमंत्री को समझौतावादी और लचीला होना पड़ता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला जो है वो है व्यक्ति केंद्रित राजनीति। ठीक है, तो यह बिहार की सच्चाई है, तो इसके आलोक में हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा है कि भारतीय राजनीतिक दल विचारधारा के बजाय व्यक्ति केंद्रित अधिक है। यह कथन भारतीय राजनीति की कड़वी लेकिन यथार्थपरक सच्चाई है। ठीक है, भारत की राजनीतिक परिदृश्य में विचारधारा अक्सर एक आवरण की तरह काम करता है, जबकि वास्तविक शक्ति, निर्णय और मतदाता समर्थन एक करिश्माई सुप्रीमो या नेता के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। ठीक है, बिहार के राजनीतिक संदर्भ में हम इसका परीक्षण करें तो यह और भी सटीक बैठता है। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले बिहार के राजनीतिक दलों का सफर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, कैसे मजबूत वैचारिक क्रांतियाँ जैसे कि समाजवाद और सामाजिक न्याय समय के साथ व्यक्तियों और परिवारों की जागीर में तब्दील हो जाती है। इस प्रवृत्ति को बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसमें क्या है, वैचारिक शून्यता और सत्ता के लिए समझौते।
बिहार में दल अक्सर अपनी घोषित विचारधाराओं को अपने शीर्ष नेता की राजनीतिक सुविधा अनुसार बदल लेते हैं। जैसे नीतीश कुमार और जदयू को देखें तो जनता दल यूनाइटेड की जड़ें समाजवाद में है और नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की रही है, लेकिन पिछले एक दशक में जिस तरह उन्होंने अपने वैचारिक विरोधियों कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ गठबंधन बनाए और तोड़े हैं, यह साबित करता है कि पार्टी का कोई अस्थायी विचारधारा नहीं है। ठीक है, जदयू का अस्तित्व पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है और पार्टी का हर फैसला केवल उन्हें सत्ता के केंद्र में बनाए रखने के लिए होता है। फिर देखिए, सामाजिक न्याय से पारिवारिक विरासत तक का सफर। विचारधारा के नाम पर उभरे दल अक्सर एक समय के बाद एक नेता या उनके परिवार की संपत्ति बन जाते हैं। ठीक है, संपत्ति बन जाते हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का उदय बिहार में पिछड़ों और वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने के नाम पर हुआ था। शुरुआती दौर में यह एक मजबूत वैचारिक आंदोलन था, लेकिन जल्द ही पार्टी लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व तक सीमित हो गई। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण उनके करिश्मे पर टिका था। आज पार्टी का पूरा नियंत्रण और भविष्य उनके परिवार, विशेषकर तेजस्वी यादव के हाथों में है, जो दर्शाता है कि समाजवाद की विचारधारा अब एक विशिष्ट परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। ठीक है, फिर पार्टी विभाजन और गुटबाजी का आधार विचार नहीं व्यक्ति। जब भी पार्टियों में टूट होती है उसका कारण नीतियों और विचारधारा पर मतभेद नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच का टकराव या महत्वाकांक्षा होती है। रामविलास पासवान और लोजपा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन दलित उत्थान की विचारधारा के साथ हुआ था, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी को दो फाड़ होना पड़ा। चिराग पासवान गुट और पशुपति पारस गुट किसी वैचारिक मतभेद का परिणाम नहीं बल्कि इस बात की लड़ाई थी कि पार्टी ठीक है और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है। ठीक है, फिर देखिए तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। बिहार के इन सभी क्षेत्रीय दलों में एक बात समान है कि पार्टी के भीतर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। टिकटों का बंटवारा, गठबंधन के फैसले या संगठन में नियुक्तियां किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या वैचारिक समिति द्वारा नहीं की जाती बल्कि पार्टी के सुप्रीमो का आदेश ही अंतिम होता है। यदि कोई नेता पार्टी के शीर्ष व्यक्तित्व से असहमत होता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दल भी अछूते नहीं। हालांकि कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी एक स्पष्ट विचारधारा, क्रमशः धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व का दावा करती है, लेकिन बिहार के संदर्भ में उनका व्यवहार भी व्यक्ति केंद्रित रहा है। जैसे भाजपा, बिहार में भाजपा कैडर मजबूत है, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी ने राज्य स्तर पर कोई ऐसा सर्वमान्य और करिश्माई चेहरा विकसित नहीं किया जो लालू या नीतीश को टक्कर दे सके। इसलिए पार्टी काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व और उनके छवि पर ही निर्भर है। कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस दशकों से गांधी परिवार के व्यक्तित्व पर निर्भर है और बिहार में एक स्वतंत्र और मजबूत नेतृत्व खड़ा करने में विफल रही है, जिससे उसका जनाधार खत्म हो गया है। निष्कर्ष देखें तो बिहार की राजनीति इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि यहाँ विचारधारा केवल एक प्रारंभिक लॉन्च पैड या मतदाताओं के एक विशेष वर्ग वोट बैंक को आकर्षित करने का टूल है। एक बार पार्टी स्थापित हो जाने के बाद उसे जीवित रखने वाला इंजन नेता का व्यक्तित्व ही होता है। दल का अर्थ विचारधारा नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष हो जाता है। राजद मतलब लालू तेजस्वी, जदयू मतलब नीतीश कुमार और लोजपा मतलब पासवान परिवार। बिहार जैसे राज्य के लिए जहाँ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ अत्यंत जटिल है, बहुदलीय व्यवस्था एक दोधारी तलवार की तरह है, ठीक है, तरह रही है। इस व्यवस्था ने जहां लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है, वहीं नीतिगत निरंतरता और विकास की गति को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये है। अब आगे देख लेते हैं और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये बहुदलीय व्यवस्था ठीक है क्या है, बिहार के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं, लिखा है कि अत्याधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति बिहार के विकास में किस प्रकार बाधक रही है। हम इस प्रकार से देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला नीतिगत अनिश्चितता और फ्लिप फ्लॉप की राजनीति। जब सरकार कई छोटे दल के समर्थन पर टिकी होती है तो मुख्यमंत्री या सरकार का पूरा ध्यान जनहित की दीर्घकालिक नीतियों के बजाय गठबंधन को बचाने पर केंद्रित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो बिहार में पिछले एक दशक में हुए बार सत्ता परिवर्तन, कभी राजद जदयू कभी भाजपा जदयू ने प्रशासनिक स्थिरता को चोट पहुंचाई है। जब नेतृत्व बदलता है तो पिछली सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं या तो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है या उनकी प्राथमिकता बदल दी जाती है। इससे निवेशकों का भरोसा राज्य से कम होता है। दूसरा देखें, सौदाकारी राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ बार्गेनिंग। बहुदलीय व्यवस्था में अक्सर छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। वे राज्य के समग्र विकास के बजाय अपने विशिष्ट वोट बैंक या व्यक्तिगत हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। विकास पर प्रभाव, कई बार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे भूमि अधिग्रहण और औद्योगिकरण को इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि कोई सहयोगी दल उसे अपने वोट बैंक के खिलाफ मानता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में वीटो प्लेयर की संख्या बढ़ जाती है, जिससे विकास की गति धीमी हो जाती है।
फिर देखिए वोट बैंक का विखंडन और तुष्टीकरण। अत्याधिक दलों की उपस्थिति के कारण राजनीतिक जातीय और क्षेत्रीय पहचान के संकीर्ण दायरे में सिमट जाती है। तर्क है देखें तो हर छोटा दल एक विशिष्ट जाति या उपजाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। चुनावी लाभ के लिए ये दल ऐसी मांगों को प्राथमिकता देते हैं जो केवल उनके वोट बैंक को खुश करे, न कि पूरे राज्य के आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी हो। इससे संसाधनों का वितरण योग्यता और आवश्यकता के बजाय राजनीतिक वफादारी के आधार पर होने लगता है। फिर देखिए सुशासन और जवाबदेही की कमी। एकल दल की सरकार में विफलता की जिम्मेदारी स्पष्ट होती है। बहुदलीय गठबंधन में दल अपनी नाकामियों का दोष एक दूसरे पर मढ़ते रहते हैं। प्रशासनिक शिथिलता। बिहार में अक्सर देखा गया कि अलग अलग विभागों के मंत्री अलग अलग दलों से होते हैं। उससे क्या है कि समन्वय की कमी देखने को मिलती है। वैचारिक मतभेद के कारण नौकरशाही भी भ्रमित रहती है, जिसका सीधा असर योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है। दूसरी ओर देखें तो क्या यह केवल बाधक है? हम देखें बहुदलीय व्यवस्था जो है बाधक है या और भी कुछ बात है। हालांकि अत्याधिक दल स्थिरता के लिए चुनौती है, लेकिन बिहार जैसे विविधतापूर्ण राज्य में इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे प्रतिनिधित्व। इसने उन समुदायों को आवाज़ दी जिसे दशकों तक मुख्यधारा की राजनीति से बाहर रखा गया। और दूसरा है निरंकुशता पर रोक। गठबंधन की राजनीति किसी एक नेता या दल को तानाशाही सरकार बनाने से रोकती है और उसे अधिक जवाबदेह बनाती है। तो बिहार के संदर्भ में समस्त बहुदलीय व्यवस्था की नहीं समस्या बहुदलीय व्यवस्था की नहीं है, बल्कि अवसरवादी गठबंधनों की है। जब दल विचारधारा के बजाय केवल सत्ता के लिए हाथ मिलाते हैं तो नीतिगत स्थायित्व खत्म हो जाता है। बिहार को तीव्र विकास के लिए ऐसे राजनीतिक वातावरण की आवश्यकता है जहां प्रतिस्पर्धी दल कम से कम न्यूनतम साझा कार्यक्रम और विकास के बुनियादी मुद्दों पर आम सहमति बना सकें। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं गठबंधन के विषय में। ठीक है, गठबंधन के सरकार के विषय में। तो गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के सबसे दिलचस्प और विवादास्पद अध्यायों में से एक रही है। इसे केवल अस्थिरता या केवल समावेशिता के चश्मे से नहीं दिखाया सकता, क्योंकि इसमें दोनों ही तत्वों का मिश्रण रहा है। ठीक है, यहाँ देखें तो यहाँ इसका हम देखें तो समावेशिता के पक्ष भारतीय लोकतंत्र का विस्तार। क्षेत्रीय दलों के उदय ने भारतीय राजनीति को और अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मंच उत्तर पूर्व, दक्षिण भारत और बिहार यूपी जैसे राज्यों की विशिष्ट समस्याएं जैसे बाढ़, विशेष राज्य का दर्जा, भाषाई पहचान को दिल्ली के गलियारों में तब तक अनसुना किया जाता था जब तक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय गठबंधन जैसे यूपीए या एनडीए का हिस्सा नहीं बने। उसके बाद देखें तो सामाजिक न्याय का प्रसार। बिहार में राजद और जदयू या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों दलों ने समाज के उन तबकों यानी कि पिछड़े और दलितों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई जो दशकों तक हाशिए पर थे। इसके बाद देखिए मजबूत संघवाद। ठीक है, गठबंधन सरकारों ने केंद्र सरकार को राज्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। अब केंद्र किसी भी राज्य पर एक तरफा निर्णय थोपने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उसे अपने गठबंधन सहयोगी के समर्थन की चिंता होती है। तो ये तो हुआ इसके पक्ष में तर्क, यानी कि क्या बोलते हैं क्षेत्रीय दलों के और गठबंधन के पक्ष में तर्क। अब हम इसके अस्थिरता का पक्ष देख लेते हैं। निर्णय लेने में चुनौती। अत्याधिक क्षेत्रीय प्रभाव से कई बार राष्ट्रीय राजनीति को मजबूर और अस्थिर भी बनाया है। राजनीतिक ब्लैकमेलिंग। छोटे दल अक्सर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार गिराने तक की धमकी देते हैं। 1990 के दशक में 13 दिन और 13 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल इसका जो प्रमुख उदाहरण है। फिर देखें तो विदेश नीति में बाधा। कई बार क्षेत्रीय दल के घरेलू राजनीतिक हितों ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौता लंबे समय तक लटका रहा, या तमिलनाडु के दलों के दबाव के कारण श्रीलंका नीति प्रभावित हुई। ठीक है, अब आर्थिक सुधारों पर ब्रेक, ये भी है समस्या। गठबंधन की मजबूरियों के कारण अक्सर कड़े आर्थिक फैसले जैसे सब्सिडी में कटौती या विनिवेश नहीं लिए जा पाते, और इसे प्रायः गठबंधन धर्म की बाधा कहा जाता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव इसका देखें तो कारक अस्थिरता, समावेशिता। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में देखें तो निर्णय लेने में देरी और अंतहीन बातचीत। समावेशिता में विभिन्न हितों के बीच सर्वसम्मति का निर्माण। सत्ता केंद्र देखें तो पीएमओ कमजोर हुआ, सहयोगी दल सुपर पीएम बने। सत्ता और इसमें क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, राज्यों की ताकत बढ़ी। नीति निर्माण में देखें तो लोक लुभावन नीतियों पर अधिक जोर। ठीक है, और इसमें है कि जमीनी स्तर की समस्याओं का नीतियों में समावेश। कार्यकाल देखें तो सरकार के बीच में गिरने का डर बना रहता है। ठीक है, और आर्थिक उत्तरदायी और संवेदनशील सरकारें होती है अगर पक्ष में देखें तो। निष्कर्ष देखें तो क्षेत्रीय दलों ने शुरुआत में निश्चित रूप से कुछ अस्थिरता पैदा की है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में उन्होंने भारतीय राजनीति को विविधतापूर्ण बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का प्रधानमंत्री केवल हिंदी पट्टी का नेता न होकर पूरे देश यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करे। आज के दौर में जब राष्ट्रीय दल फिर से मजबूत हुए हैं, तब भी वे
क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति अब सहयोग संघवाद की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये है। और अब देखते हैं कि विपक्ष की भूमिका। ठीक है, विपक्ष की भूमिका। लोकतंत्र में विपक्ष को प्रतिरक्षारत सरकार कहा जाता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम केवल विरोध के लिए विरोध करना नहीं बल्कि शासन के एक वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करना है। ठीक है, वर्तमान भारतीय राजनीति के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण जो है इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला कि आलोचना बनाम रचनात्मक विकल्प। आदर्श रूप में विपक्ष को सरकार की नीतियों की कमियां बताते हुए यह बताना चाहिए कि वे सत्ता में होते तो क्या बेहतर करते। ठीक है, वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान में भारतीय राजनीति प्रतिक्रियावादी अधिक हो गई है। जब सरकार कोई नीति जैसे कि नई शिक्षा नीति, अग्निपथ योजना लाती है तो विपक्ष अक्सर उसकी आलोचना तो करता है, लेकिन उसके समानांतर कोई ठोस वैकल्पिक श्वेत पत्र जो है वो पेश करने में पीछे रह जाता है। अब बात देखिए तो कुछ मौक़ों पर विपक्ष ने छाया मंत्रिमंडल जैसी संकल्पना की बात की है, लेकिन व्यवहार में नहीं उतर पाया। ठीक है, यह शैडो मंत्रिमंडल आप जानते हैं कि ब्रिटेन में है। फिर उसके बाद देखिए तो संसदीय समितियों और बहस में भागीदारी। संसद की विभिन्न समितियां वह स्थान है जहां विपक्ष रचनात्मक सुझाव दे सकती है। चुनौती देखें तो हाल के वर्षों में संसद में व्यवधान एक अस्थायी विशेषता बन गई है। जब सदन हंगामे के कारण स्थगित होता है तो विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका खो देता है। विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के पारित हो जाते हैं, जिससे कानून की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिर देखिए मुद्दों के चयन में भटकाव। रचनात्मक विपक्ष वही है जो जनता के बुनियादी मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। ठीक है, संदर्भ देखें तो कई बार विपक्ष ऐसे मुद्दों पर अधिक ऊर्जा खर्च कर देता है जो जनता के दैनिक जीवन से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। रचनात्मक विकल्प देने के लिए विपक्ष को विकास के वैकल्पिक एजेंडे पर बात करनी होगी, न कि केवल नेताओं के व्यक्तित्व पर प्रहार करना होगा। फिर देखिए संघीय ढांचे में विपक्ष की दोहरी भूमिका। आज भारत में एक दिलचस्प स्थिति यह है कि जो दल केंद्र में विपक्ष में है वे कई राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सत्ता में है। ठीक है, तो रचनात्मक उदाहरण, यहाँ विपक्ष के पास मौका है कि वह अपने शासित राज्यों में सुशासन के बेहतर मॉडल पेश करे। उदाहरण के लिए यदि कोई विपक्षी दल स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में अपने राज्य में क्रांतिकारी बदलाव लाता है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर एक रचनात्मक विकल्प के रूप में स्वतः स्थापित हो जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष में कार्य देखें तो एक वैचारिक ढांचा, वॉचडॉग। ठीक है, ये देख रहे लोकतंत्र में विपक्ष के कार्य देखें तो एक वैचारिक ढांचा, वॉचडॉग, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, जनता की आवाज़, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना। फिर संसदीय संवीक्षा। ठीक है, कानूनों और बजट की गहन जांच करना। निष्कर्ष में देखिए वर्तमान भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता का संकट है। जनता केवल सरकार की आलोचना सुनकर विपक्ष को वोट नहीं देती, बल्कि वह यह देखना चाहती है कि क्या विपक्ष के पास देश चलाने का कोई बेहतर और अधिक समावेशी दृष्टिकोण है। एक रचनात्मक विपक्ष ही लोकतंत्र को जीवंत रखता है और सरकार को निरंकुश होने से बचाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्षेत्रीय दलों के उदय के विषय में। ठीक है, तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह कथन पूर्णतः सटीक और प्रासंगिक है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा नहीं बल्कि उसका पूरक है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक संरचना, बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक व्यवस्था में किसी एक ही केंद्र या राष्ट्रीय दल द्वारा सभी वर्गों और क्षेत्रों की आकांक्षाओं को समझना और पूरा करना लगभग असंभव है। यहीं से क्षेत्रीय दल का उदय होता है। क्षेत्रीय दलों को अक्सर संकीर्ण या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ माना जाता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास ने यह साबित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के बजाय और मजबूत किया है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की उपयोगिता और महत्व को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, लोकतांत्रिक सेफ्टी वाल्व। ठीक है, जब किसी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि उनके विकास, भाषा या संस्कृति की उपेक्षा हो रही है तो वहाँ असंतोष पनपता है। क्षेत्रीय दल इस असंतोष को लोकतांत्रिक मंच प्रदान करते हैं। जब लोगों की मांगों को चुनाव और संसद विधान सभा के माध्यम से उठाया जाता है तो वह हिंसक या अलगाववादी रूप से बच जाता है। ठीक है, उदाहरण में देखें तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट का हिंसक आंदोलन समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना, या तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलनों का मुख्य धारा की राजनीति में आकर राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा बनना। ठीक है, दूसरा देखें तो सच्चे संघवाद को मजबूती मिलती है। संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा है। 1989 के बाद जब केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ तो क्षेत्रीय दलों ने केंद्र सरकार की मनमानी और शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण पर रोक लगाई। क्षेत्रीय दलों की मजबूत उपस्थिति के कारण अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग में भारी कमी आई, जिससे राज्य सरकारों की स्वायत्ता सुरक्षित हुई। फिर देखिए तो स्थानीय मुद्दों और विविधता का प्रतिनिधित्व। राष्ट्रीय दल अक्सर व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कई बार दूर दराज के स्थानीय मुद्दों या क्षेत्रीय अस्मिता पीछे छूट जाती है। क्षेत्रीय दल स्थानीय भाषा, संस्कृति, कृषि और रोजगार की विशिष्ट समस्याओं को उठाते हैं और उन्हें नीति निर्माण के केंद्र में लाते हैं।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश के हर कोने की आवाज़ सत्ता गलियारे तक पहुँचे। चौथा, समावेशी राष्ट्रीय नीतियाँ। जब क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो वे राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में अपने अपने क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखते हैं। इससे नीतियाँ केवल किसी एक क्षेत्र तक केंद्रित न रहकर संपूर्ण भारत के लिए समावेशी और संतुलित बन जाती है। हाशिए के वर्गों की राजनीतिक चेतना में वृद्धि। कई क्षेत्रीय दलों का उदय विशिष्ट जातियों, वर्गों या जनजातियों के उत्थान के नाम पर हुआ। इन दलों ने उन पिछड़े और वंचित वर्गों के सत्ता में भागीदारी दी जिन्हें पारंपरिक राजनीति में जगह नहीं मिल पाई थी। इससे आम नागरिक का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा। निष्कर्ष में देखें तो हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब क्षेत्रीय आकांक्षाएं अंध क्षेत्रवाद, अलगाववाद या दूसरे राज्यों के प्रति घृणा जैसे नदी जल विवाद या सीमा विवाद में हिंसक रूप लेगा में बदल जाती है तो वे नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लेकिन समग्र रूप से क्षेत्रीय दल संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगों को उठाते हैं तो वे भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। विविधता को दबाकर थोपी गई एकरूपता से एकता नहीं आती, बल्कि हर क्षेत्र की पहचान का सम्मान करने से ही विविधता में एकता का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करना राष्ट्रीय एकता को विखंडित नहीं करता, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ताने बानों को और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि पहचान की राजनीति बनाम विकास की राजनीति। ठीक है, देखिए बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की राजनीति केवल पहचान की राजनीति या विकास की राजनीति के खांचे में नहीं बांटा जा सकता है। यदि हम हालिया राजनीतिक प्रवृत्तियों को देखें तो यह एक संकर या हाइब्रिड मॉडल के रूप में उभरा है, जहाँ दोनों प्रवृत्तियाँ एक दूसरे को काटती नहीं बल्कि दूसरे की पूरक बन गई है। हालांकि अगर पूछा जाए कि अधिक हावी कौन है तो इसका उत्तर पहचान की राजनीति अभी भी आधारशिला है, लेकिन उसे अब विकास और आर्थिक न्याय के आवरण में लपेटकर पेश किया जा रहा है। इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, पहचान की राजनीति की निरंतरता और नया रूप। बिहार की राजनीति ऐतिहासिक रूप से मंडल कमीशन के बाद से ही जाति और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति कमजोर होने के बजाय नए और अधिक संस्थागत रूप में सामने आई है। ठीक है, जातीय जनगणना। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में कराई गई जातीय गणना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पहचान की राजनीति आज भी केंद्रीय भूमिका में है। इसके माध्यम से जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्गों को लामबंद करने का प्रयास किया गया। फिर देखिए तो आरक्षण के दायरे में विस्तार। जातीय गणना के तुरंत बाद राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% करना विशुद्ध रूप से पहचान और सामाजिक न्याय की राजनीति का ही विस्तार है। फिर है माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। राजनीतिक दलों द्वारा लव-कुश समीकरण, MY समीकरण से आगे बढ़कर A to Z की बात करना या अति पिछड़ा और महादलितों को अलग वोट बैंक के रूप में साधना पहचान की राजनीति के ही सूक्ष्म रूप हैं। फिर देखिए विकास की राजनीति का मजबूत उभार। दूसरी ओर केवल जाति के नाम पर चुनाव जीतना अब संभव नहीं रहा है। मतदाताओं विशेषकर युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाएं बदली है, जिससे विकास की राजनीति भी हावी हुई है। ठीक है, रोजगार केंद्रित विमर्श। 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा एक गेम चेंजर साबित हुआ। इससे चुनाव के एजेंडे को जाति से हटाकर काफ़ी हद तक रोजगार पर केंद्रित कर दिया। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रोजगार देने वाले के रूप में क्रेडिट लेने की होड़ में है। ठीक है, सुशासन और आधारभूत संरचना। सुशासन, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार के दावों ने एक ऐसे फ्लोटिंग वाटर वर्क का निर्माण किया है जो जाति से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देता है। फिर देखें तो महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी, जीविका योजना और पंचायत तथा नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण ने महिलाओं को एक स्वतंत्र और साइलेंट वोट बैंक बना दिया है, जो काफ़ी हद तक विकास और सुरक्षा की राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य देखें दोनों का सम्मिश्रण है। आज के बिहार में कोई भी राजनीतिक दल केवल एक कार्ड खेलकर सफल नहीं हो सकता। जब नेता जातीय गणना की बात करते हैं तो उसे वे आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के औजार के रूप में पेश करते हैं। जब रोजगार की बात होती है तो यह भी देखा जाता है कि उन नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजना जैसे साइकिल योजना, छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष रूप से विकास का हिस्सा है, लेकिन उन्हें विशिष्ट वर्गों यानी कि महादलित या अल्पसंख्यक को लक्षित करके पहचान की राजनीति को भी साधा जाता है। निष्कर्ष में देखें तो बिहार के हालिया राजनीतिक परिदृश्य में पहचान की राजनीति आज भी वह धुरी है जिस पर राजनीतिक समीकरण बनते हैं, लेकिन विकास वह ईंधन है जिसके बिना चुनाव की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अतः हम कह सकते हैं कि बिहार जो है वो पहचान आधारित संरक्षणवाद से आगे बढ़कर विकासोन्मुखी पहचान की राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुका है। चुनाव जीतने के लिए अब राजनीतिक दल की पहचान का गणित और विकास की केमिस्ट्री दोनों को साधना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति में सुधार हुआ और किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण हो रहा है राजनीति के क्षेत्र में, वो देखें।
तो यह कथन पूरी तरह सत्य है कि पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर 2000 के दशकों के मध्य के बाद से बिहार की राजनीति संस्कृति में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आए हैं। एक समय जहां बिहार की राजनीति बाहुबल, बूथ कैप्चरिंग और केवल जातिगत गोलबंदी के लिए जानी जाती थी, वहीं अब इसमें समावेशी विकास और लोकतांत्रिक भागीदारी का पुट शामिल हुआ है। इस सकारात्मक बदलाव की पुष्टि महिला सशक्तिकरण और जमीनी लोकतंत्र के निम्नलिखित दो सबसे मजबूत और ऐतिहासिक उदाहरण से की जा सकती है। पहला, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पंचायती राज में 50% आरक्षण। ठीक है, बिहार की राजनीतिक संस्कृति में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर आया। ऐतिहासिक कदम देखें तो वर्ष 2006 में बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। सकारात्मक प्रभाव देखें तो शुरुआत में इस कदम की यह कहकर आलोचना की गई कि महिलाएं केवल नाम की प्रतिनिधि होंगी और असल सत्ता उसके पति यानी मुखिया पति या सरपंच पति चलाएंगे। हालांकि पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण बताता है कि अब महिलाएं पितृसत्तात्मक बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही है। ठीक है, स्वतंत्र वोट बैंक का उदय, इस जमीनी नेतृत्व ने महिलाओं में इतनी राजनीतिक चेतना भर दी है कि आज बिहार की महिलाएं जाति और परिवार के निर्देशों से अलग हटकर एक स्वतंत्र वोट बैंक बन गई है। शराबबंदी का फैसला, बालिकाओं के लिए साइकिल योजना और जीविका दीदियों का नेटवर्क, ये सभी नीतियां इस महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का परिणाम और पूरक दोनों है। ठीक है, फिर देखिए जमीनी लोकतंत्र का उदाहरण, वार्ड स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, लोकतंत्र तब तक सफल नहीं होता जब तक सत्ता दिल्ली या पटना से निकलकर गांव के चौपाल तक न पहुंचे। बिहार ने जमीनी लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे वास्तविक शक्तियां प्रदान की। नियमित चुनाव और शांतिपूर्ण मतदान, 2001 से पहले बिहार में पंचायत चुनाव दशकों तक लंबित रहते थे। पिछले 2 दशकों से पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव हो रहे हैं और बूथ कैप्चरिंग की जगह ईवीएम और बायोमेट्रिक पहचान ने ले ली है, जिससे आम नागरिक का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है। फिर है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति का गठन, जमीनी लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना का क्रियान्वयन है। हर घर नल का जल, पक्की गली नालियाँ जैसी करोड़ों योजनाओं का टेंडर पटना से नहीं निकाला गया बल्कि इसके लिए पंचायत के सबसे निचले स्तर यानी वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए गए। सकारात्मक प्रभाव देखें तो वार्ड विकास समितियों के माध्यम से गाँव के लोग ने खुद अपनी ज़रूरतों की योजनाएं बनाई और फंड का इस्तेमाल किया। इसके विकास में स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई और भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही पर जमीनी स्तर से नियंत्रण जो है वो स्थापित करने का प्रयास हुआ। हालांकि बिहार की राजनीति अभी भी जातिगत समीकरणों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, लेकिन उपरोक्त 2 उदाहरण से स्पष्ट है कि सत्ता अब केवल कुछ अभिजात्य वर्गों या बाहुबलियों के हाथ में केंद्रित नहीं है। महिला का नीति निर्माण में आना और गांव के वार्ड स्तर तक वित्तीय शक्तियों का पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि बिहार की राजनीतिक संस्कृति अब अधिक समावेशी, सहभागी और परिपक्व हो गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और अब आगे है कि जातिगत राजनीति। ठीक है, कि जातिगत राजनीति ने बिहार के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को किस प्रकार से प्रभावित किया है, एक प्रशासक के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, एक प्रशासक के दृष्टिकोण से बिहार में जातिगत राजनीति का विश्लेषण केवल चुनावी हार जीत तक सीमित नहीं है बल्कि यह नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन, संसाधन आवंटन और कानून व्यवस्था को गहराई से प्रभावित करने वाला एक जटिल कारक है। जातिगत राजनीति ने बिहार के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर गहरे और बहुआयामी प्रभाव डाले हैं। एक ओर जहां इसने सदियों से हाशिए पर रहे वर्गों को सशक्त किया, वहीं दूसरी ओर इसने आर्थिक विकास और प्रशासनिक दक्षता के समक्ष गंभीर चुनौतियां भी खड़ी की है। इसका विश्लेषणात्मक मूल्यांकन इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव देखें, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, तो मूक बहुमत को स्वर मिला। 1990 के दशक के बाद मंडल राजनीति के उभार के साथ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्गों को अभूतपूर्व राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। एक प्रशासक के रूप में यह देखना महत्वपूर्ण है कि जो वर्ग पहले सत्ता के गलियारे से दूर था अब वह नीति निर्माण का हिस्सा बन गया है। फिर देखें तो सामंती ढांचे का पालन और सामाजिक गरिमा। जातिगत लामबंदी ने पारंपरिक सामंती व्यवस्था को तोड़ा, हाशिए के वर्गों में मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण हुआ और उन्हें समाज में गरिमा प्राप्त हुई जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो सामाजिक ध्रुवीकरण, जातीय अस्मिता का टकराव, राजनीतिक लाभ के लिए जातियों को वोट बैंक में तब्दील करने से समाज में विभाजनकारी रेखाएं गहरी हुई। ठीक है, कई बार यह ध्रुवीकरण जातीय तनाव और जातीय संघर्षों का कारण बना, जिससे कानून व्यवस्थाएं
बनाए रखना प्रशासकों के लिए एक बड़ी चुनौती रही। माइक्रो कास्टिंग, अब ध्रुवीकरण केवल अग्री पिछड़ों का नहीं है, बल्कि पिछड़ों और दलितों के भीतर भी उपजातियों जैसे महादलित, अति पिछड़ा के बीच होने लगा है, जिससे सामाजिक समरसता खंडित होती है। ठीक है। अब दूसरा देखिए कि आर्थिक ताने बाने पर प्रभाव इसका देखें तो सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। लक्षित कल्याणकारी नीतियाँ, जाति आधारित राजनीति ने सरकार को मजबूर किया है कि वे वंचित जातियों के लिए विशिष्ट कल्याणकारी योजना लाएं। छात्रवृत्ति, छात्रावास, जीविका जैसे कार्यक्रम के माध्यम से निचले तबके के आर्थिक उत्थान का प्रयास किया। हालिया जातीय गणना को भी एक डेटा संचालित नीति निर्माण के उपकरण के रूप में देखा जा सकता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सटीक पहचान कर योजनाएं बनाई जा सके। नकारात्मक प्रभाव देखें तो विकास बनाम लोक लुभावनवाद, संरक्षणवादी अर्थशास्त्र, एक लंबी अवधि तक सत्ताधारी दलों ने केवल अपने समर्थक जाति समूहों को लाभ पहुंचाने, ठेके, रोजगार या संसाधन आवंटन में ध्यान केंद्रित किया। इससे राज्य का समग्र और संतुलित आर्थिक विकास बाधित हुआ। फिर देखें तो औद्योगिकरण और निवेश का अभाव, जब राजनीतिक विमर्श का केंद्र केवल जाति और सामाजिक न्याय रहा तो बुनियादी ढांचे, औद्योगिकरण और पूंजी निवेश जैसे मुद्दे पीछे छूट गए। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिभा और पूंजी का पलायन हुआ, जिससे बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ गया। तीसरा देखें प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर प्रभाव। एक प्रशासक के लिए जातिगत राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती व्यवस्था की तटस्थता को बनाए रखना है। ठीक है। प्रशासनिक पोस्टिंग और ट्रांसफर, कई बार अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग उनकी योग्यता के बजाय जातीय टैग, स्थानीय जातीय समीकरणों को देखकर की जाती है। इससे नौकरशाही का मनोबल गिरता है और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। फिर देखिए कानून का शासन, जब अपराधियों का बाहुबलियों को उसकी जाति के आधार पर राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो पुलिस और प्रशासन के लिए निष्पक्ष रूप से कानून लागू करना कठिन होता है। ठीक है। नीतियों के क्रियान्वयन में पक्षपात, कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जैसे पंचायत स्तर पर भी स्थानीय जातीय समीकरण हावी रहते हैं, जिससे कई बार वास्तविक लाभार्थी छूट जाते हैं। निष्कर्ष और आगे की राह देखें तो एक प्रशासक के नज़रिए से सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक विकास अधूरा है और आर्थिक विकास के बिना सामाजिक न्याय खोखला है। जातिगत, ठीक है, जातिगत अब ये हो गया। ठीक है।